गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम लोग चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो आपके बुक का सेकंड वॉल्यूम का चैप्टर 10 है। इसमें हम सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो पहली चीजें यहाँ पे पढ़नी है वेक्टर्स की वेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना आपको पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर का मतलब स्थिति सदिश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है, जिसको दिक कोसाइन या दिक अनुपात कहा जाता है, इसे पढ़ना है। और पांचवा पॉइंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स पढ़ना है कि वेक्टर्स कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री वेक्टर। जो फ्री वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर जो मुक्त सदिश होता है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, विधारणा क्या है। तो इतने हमको टोटल 6 टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आप फिजिक्स में भी वेक्टर्स के बारे में पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप भौतिक राशियां कहते हैं। तो फिजिक्स में जो भौतिक राशियां होती हैं वह दो तरह की होती हैं। फिजिक्स में जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहला आपका होता है स्केलर और दूसरा आपका होता है वेक्टर। तो स्केलर होती है अदिश राशि, एक ऐसी राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो कहने का मतलब परिमाण हो, उसमें दिशा का ज्ञान न हो, उसमें डायरेक्शन न हो, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशि। अब आते हैं सदिश राशि क्या होती है। तो सदिश राशि होती है एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक, जिसमें दोनों हो, आपके पास परिमाण भी हो और क्या हो, दिशा का भी ज्ञान हो। तो हम ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, आपका बल, ठीक, जैसे मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन का फोर्स जब लगाते हैं तो किस डायरेक्शन में लगा, ठीक, तो किस डायरेक्शन में वहां पे मैटर करता है। तो इसलिए फोर्स क्या है, आपका बल क्या है, एक सदिश राशि है। अच्छा, अगला है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन आपको पता है कि सबसे दो पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसका एक डायरेक्शन पर्टिकुलर होगा। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से इसको बताया गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका विस्थापन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब देखते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो पैसे का कोई डायरेक्शन नहीं है, पैसा आपका केवल मैग्नीट्यूड कवर करता है, इसलिए वो क्या है, स्केलर है। ऐसे हाइट देखें, टेम्परेचर देखें, लेंथ देखें, मास देखें, टाइम देखें, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है, एक आपका होता है स्केलर और एक आपका होता है वेक्टर। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर क्लासिफाई एज स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक, तो यहाँ पर कुछ जैसे 10 किलोग्राम है, 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट है और 40 वाट है और 10 कूलम है, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है कि इसमें से कौन कौन से स्केलर हैं, कौन कौन से वेक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 10 किलोग्राम। तो बताइए किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का। तो बताइए मास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। तो 10 किलोग्राम आपका क्या हो गया, अदिश हो गया। अच्छा, अगला है 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए 10 मीटर क्या हो गया, आपका परिमाण हो गया, और नॉर्थ ईस्ट हो गया तो डायरेक्शन हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट आपका क्या है, वेक्टर है, सदिश राशि है। अगला है 40 वाट। ठीक, 40 वाट। तो देखिए 40 वाट है, 40 वाट। अच्छा, P बराबर होता है W/T, जूल पर सेकेंड। तो देखिए ध्यान से, आपका जो 40 वाट है, जो पावर होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे 40 वाट है, तो 40 वाट हो गया आपका स्केलर, क्योंकि जो जूल एनर्जी होती है वो किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती कि इस डायरेक्शन में इतना एनर्जी कंजप्शन होगा, इस डायरेक्शन में इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। आगे चलते हैं, अगला है आपका 10 कूलम। ठीक, तो 10 कूलम, जो कूलम भी होता है वो भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वो डायरेक्शन पर मैटर नहीं करता। आगे देखते हैं, अगला है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ध्यान से, 10 मीटर पर सेकेंड है तो आपको पता है चाल, स्पीड, चाल आपकी अदिश राशि है, जबकि वेलोसिटी आपकी क्या है, सदिश राशि है। तो मीटर पर सेकेंड तो दोनों का यूनिट होता है, चाल का भी होता है और किसका होता है, वेग का भी होता है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट डिटरमाइन। क्यों नॉट डिटरमाइन? क्योंकि इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है वह स्पीड के भी यूनिट को बताती है और वेलोसिटी के भी यूनिट को बताती है। ठीक, स्पीड के भी यूनिट को बताती है और वेलोसिटी के भी यूनिट को बताती है। इसलिए हम यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 10 मीटर पर सेकेंड स्केलर है कि वेक्टर है। अगला आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताइए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? त्वरण का, एक्सीलरेशन का। तो ये आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे चलते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम लोग एक एरो का यूज करते हैं। अब यहाँ पे है अगला सदिशों का निरूपण। ठीक, सदिशों का निरूपण। जैसे एक मान लीजिए हमने यहाँ पर इस तरीके से एक एरो यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने इसका एरो हेड लगाया। ठीक, ये क्या है? एरो का हेड है। ठीक, ये क्या है? इसका टेल है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से इस तरीके से अगर एरो यहाँ पर जाके एंडिंग इसका हुआ तो इसका मतलब क्या है कि कोई वेक्टर यहां से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे इसका एंडिंग हो गया। इसका मतलब यह इसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। इसका क्या है? अंतिम बिंदु है। ठीक, अब देखिए इसको बोला जाएगा प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट या टेल बोला जाएगा। ठीक, तो ये सभी इसके नाम होते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर इसका जो एरो हेड है इसको कहा जाएगा हेड या टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट का मतलब यहाँ पर इसका एंडिंग हो गया। अब हमारे पास अगर कोई वेक्टर होगा, ठीक, कोई वेक्टर होगा तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट हम करेंगे एक लाइन से और उस लाइन के एक एंड पर हम क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक वेक्टर को। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? एक वेक्टर को। इस तरीके से ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन है। ठीक, यह कर्व की तरह तो है नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसके पास एक यूनिट डायरेक्शन है, इसलिए हम जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनको एरो हेड की मदद से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस वेक्टर ए बी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मॉडुलस वेक्टर ए बी लिखा गया है। तो मॉडुलस वेक्टर ए बी, अगर कोई हमारे पास वेक्टर ए बी है, तो उसके अगर उस पर अगर हम एक मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, एक मापांक अप्लाई कर देते हैं, तो वह उसके मापांक या उसके वैल्यू के बारे में बताता है। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हमने एक वेक्टर ए बी लिखा, एक वेक्टर ए बी, और इस तरीके से हमने एरो लगाया, तो इस टोटल का मीनिंग क्या होता है? इस टोटल का मतलब ये होता है कि ए का आपके पास वेक्टर था जिसका इनिशियल पॉइंट ए था और टर्मिनल पॉइंट क्या था? बी था। इसका मीनिंग हो गया। अच्छा, अब इसका हमको लेंथ पता करना है। इसका अगर हमको लेंथ पता करना है तो इसके ऊपर अगर हम मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से अगर हम मॉडुलस अप्लाई कर दें, तो मॉडुलस अप्लाई करने पर यह हमको क्या देगा? उसका केवल मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा? हमको केवल उसका मैग्नीट्यूड देगा। तो यह जो मैग्नीट्यूड है, यह मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है किसी वेक्टर का उसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई करने से। जैसे अब यहाँ पे लिखे वेक्टर सी डी, तो वेक्टर सी डी का मतलब क्या होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सी है और टर्मिनल पॉइंट क्या है? डी है। तो वेक्टर सी डी अगर हम बनाते हैं तो सी हमारा यहाँ पे होगा और डी हमारा यहाँ पर होगा। ठीक, मतलब सी से किधर जा रहा है? डी की तरफ। ठीक, ये सी से डी की तरफ जा रहा है। अगर एक हम बनाए वेक्टर बी ए, तो इसका मतलब क्या है कि बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट कहाँ पर है? ए पर है। तो इस तरीके से इसका बनेगा। मतलब इस वेक्टर के हिसाब से इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वह इस तरीके से होगा। तो ये हमने देखा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेक्टर का अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलिए, अब आगे देखते हैं। अगला हमारा है पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। अब ध्यान से आपको समझना है, पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश से ही इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको 11th जो चैप्टर मिलेगा उसमें भी पोजीशन वेक्टर का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिविमी दक्षिणावर्त समकोणीय निर्देशांक पद्धति में मूल बिंदु 0 0 के सापेक्ष एक बिंदु P लिया जिसका निर्देशांक x y z है, तब सदिश वेक्टर OP जिसमें O और P क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है, वेक्टर OP कामा O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश कहलाता है। वेक्टर OP का परिमाण, वेक्टर OP इक्वल टू होता है मॉडुलस R रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है?
यहाँ पर अगर हम इसको x एक्सिस कर लें और इसको y एक्सिस कर लें, ये आपका x एक्सिस और ये आपका क्या हो गया y एक्सिस, और इस तरीके से अगर यहाँ पर एक यहाँ पर एक और इसके परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे ड्रॉ करें एक लाइन, ठीक इस तरीके से परपेंडिकुलर, जैसे आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक। अगर परपेंडिकुलर हो गया तो इसको मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है। तो जब तीन, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री पर और जेड एक्सिस भी इन दोनों से 90 डिग्री पर, तो अगर तीन आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं त्रिविमीय दक्षिणावर्ती समकोणीय निर्देशांक, ठीक है ना। अभी आप लोग 2D पढ़े थे, अब देखिए क्या हो गया, त्रिविमीय हो गया मतलब 3D डायमेंशनल हो गया, मतलब यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस भी मिलेगा, वाई एक्सिस भी मिलेगा और क्या मिलेगा, जेड एक्सिस मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए यहाँ से आपका जेड एक्सिस पास करता है, यहाँ पर आपका जेड एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अच्छा, यह जो मूल बिंदु है, यह मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 0 0, क्योंकि सभी पॉइंट यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन नहीं चले, नहीं एक्स एक्सिस में चले, नहीं वाई नहीं जेड, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 0 0। अब करें कि इसको अगर हम पॉइंट ओ मान लें, ठीक, पॉइंट ओ मान ले, अगर यहाँ पर इस स्पेस में यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका निर्देशांक हमारे पास है एक्स वाई जेड, तो P का निर्देशांक एक्स वाई जेड का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में एक्स चला, वाई एक्सिस में वाई चला और जेड में कितना चला, जेड चला, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो अगर बिंदु P का निर्देशांक O के सापेक्ष अगर हम निकालें, बिंदु P का निर्देशांक O के सापेक्ष निकालें, तो बिंदु P का निर्देशांक अगर O के सापेक्ष निकालते हैं तो हम इसे कहते हैं, यह हमारा क्या है, स्थिति सदिश है, ठीक। तो स्थिति सदिश ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ओ से पी की तरफ चलना है, ओ से पी की तरफ चलना है, ठीक। तो ओ क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, पी क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड जो 3D पिक्चर होता है, 3D जो डायमेंशन होती है, उसमें हमेशा हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चलते हैं, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में कहीं पर भी मूवमेंट करते हैं। ऐसे आप 2D में भी करते थे, ठीक। एक्स जो आपका एक्स वाई प्लेन होता था उसमें 0 0 होता था, आप जितने 3 हो गया तो ओरिजिन मूल बिंदु के ही रिस्पेक्ट में तो आप चलते थे, एक्स में 3 चला और वाई में कितना चलते थे आप, 5 चला, अगर आपको पॉइंट 3,5 था, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हम मूवमेंट करते हैं वह हम अपने एक्सिस पर एक्स वाई जेड पर मूल बिंदु ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, ये हमने देखा। तो वेक्टर ओपी अब देखा जाए कि वेक्टर ओपी का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर ओपी का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, वेक्टर ओपी अगर हम मान लें कि ये हमारा जो वेक्टर ओपी है यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं वेक्टर आर है, क्या है, वेक्टर आर है। तो अगर वेक्टर आर है तो यहाँ पर वेक्टर ओपी का अगर हम मॉडुलस लें, वेक्टर ओपी का अगर मॉडुलस लें तो ये हमको मिलता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना, जेड स्क्वायर। तो ये हमको मिल जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए, या तो हम कहें कि मॉडुलस आर इक्वल टू आपको क्या मिल गया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इस तरीके से। अच्छा, मॉडुलस आर वेक्टर को हम केवल आर भी लिखते हैं, केवल आर भी लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि वेक्टर ओपी का परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है, वो वेक्टर आर का मॉडुलस इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि स्थिति सदिश क्या होती है, स्थिति सदिश क्या होती है, ठीक है ना। तो स्थिति सदिश का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए पी है या कोई पॉइंट ए है, तो उस पॉइंट ए का जो निर्देशांक है मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में जो होगा उसी को हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। अच्छा, इसको लिखा कैसे जाता है, अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यह आपका जेड एक्सिस है, ठीक। और यहाँ पर एक मान लीजिए पॉइंट पी है जिसका निर्देशांक एक्स कामा वाई कामा जेड है, यह पी है, मूल बिंदु है। तो वेक्टर ओपी हम लिखेंगे कैसे, वेक्टर ओपी इक्वल टू, देखिए वेक्टर ओपी इक्वल टू लिखेंगे, बताइए एक्स एक्सिस में कितना चला, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव एक्सिस में, एक्स एक्सिस में यह चला एक्स यूनिट, और आप फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, क्या लेते हैं, आई कैप। आई कैप का मतलब ये होता है कि यह आपको डायरेक्शन बताता है कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। तो यह आई कैप हो गया। ऐसे ही अगर हम y में देखें तो इधर यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। देखिए यह यूनिट लेंथ का एक वेक्टर है जो डायरेक्शन केवल बताता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, यह यूनिट लेंथ के होते हैं, मतलब इनका लेंथ 1 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, जैसा यूनिट होगा उस तरीके से होंगे, मतलब यूनिट लेंथ के होते हैं और यह आपको केवल डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। तो यहाँ पर x में कितना चला, ठीक, x यूनिट, तो अब डायरेक्शन आपको लिखना है, लिखें एक्स आई कैप, प्लस में कितना y जे कैप, प्लस में कितना z के कैप,
ठीक, जेड के कैप, तो ये हमारा हो गया वेक्टर ओपी, मतलब पी बिंदु का क्या हो गया, स्थिति सदिश हो गया विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओ मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये अगर मॉडुलस अगर ओपी ले लें, मॉडुलस अगर ओपी ले लें तो बताइए आप लोग हमेशा लिखते हैं कि अगर इस तरीके का कोई वेक्टर है, अगर इस पर मॉडुलस लग जाता है तो आप लोग रट के बैठे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक, आगे चलने के बाद हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी स्थिति सदिश का जो मॉडुलस होता है वह इस तरीके से रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड आउट किया जाता है। तो ये हमने देख लिया स्थिति सदिश के बारे में। तो अभी तक हमने देखा स्थिति सदिश, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात।